मोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर्स कंस्ट्रक्शन एज इट इज सेम है, कोई डिफरेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है। जो जनरेटर था वही एज अ मोटर यूज हो रही है। जहां पे हम केवल इनपुट दे रहे थे मैकेनिकल एनर्जी, अब वी विल बी टेकिंग आउटपुट एज अ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि स्पीड या रोटेशन हमें चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो वाइल डूइंग दिस या वाइल डूइंग दिस प्रोसेस हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर सप्लाइंग टू द मोटर। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है हमारे पास दो टाइप की एक्साइटेशन है, मतलब दो टाइप की सप्लाई है। वन इज एक्साइटेशन ऑल्सो नोन एज द डीसी फील्ड, एंड अदर वन इज नोन एज द थ्री फेज सप्लाई। तो हमने एक तो दी थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, सप्लाई कहां पे दी? हमने दी है रोटर पे, सॉरी स्टेटर पे। ठीक है, स्टेटर पे हमने लगाया क्या है? आर्मेचर। ठीक है, हमने आर्मेचर में दी है विच इज ऑफ थ्री फेज। ठीक है, आर्मेचर क्या है? थ्री फेज वाइंडिंग है बेसिकली। तो थ्री फेज वाइंडिंग में हमने सप्लाई प्रोवाइड करी। जैसे ही हम ये सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, अ थ्री फेज करंट फ्लोज इन द थ्री वाइंडिंग्स। ठीक है, तो जब वो करंट फ्लो करेगा तो वो डेवलप करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चीज डेवलप करेगी आरएमएस। ठीक है, दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि एक ऐसी सप्लाई हमने प्रोवाइड की, थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, वो थ्री फेज सप्लाई कैसे प्रोवाइड की? हमने स्पेस एंड टाइम में 120 डिग्री अपार्ट किया, 120 डिग्री अपार्ट इन स्पेस एंड टाइम। ठीक है, यानी टाइम में हमने कैसे दिया? वी हैव सप्लाइड विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्रीज। ठीक है, एंड स्पेस में कैसे किया? हमने वाइंडिंग को 120 डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी अगर वाइंडिंग अगर 0 डिग्री पे हमने फेज ए लगाई है, 120 डिग्री पे हमने फेज बी लगाएंगे, एंड फेज सी विल बी एट 240 डिग्रीज। इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, एंड उसको जैसे ही हमने ये चीज सप्लाई करी तो वहां पे डेवलप हुई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो किस स्पीड से रोटेट करती है? स्पीड होती है उसकी 120 एफ अपॉन पी। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, लेट अस कंसीडर हमारे पास 4 पोल हैं, तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? एंड वी आर ऑपरेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन इंडिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हमारी स्पीड 1500 आरपीएम हो गई। तो यानी मेरा जो रोटर है, ठीक है, मैं अपने रोटर को किसी भी तरीके से 1500 आरपीएम कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करूंगा। ठीक है, तब मेरी जो मोटर होगी, सॉरी ये जनरेटर का केस हो गया, यानी मैं क्या करूंगा? आई हैव प्रोवाइडेड माय सप्लाई टू दिस, तो इसने मेरी 1500 आरपीएम की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करी। ठीक है, इन इंडिया 1500 आरपीएम से मेरी मोटर रोटेट होगी। ठीक है, जिसके साथ मैंने क्या किया? आई हैव सप्लाइड अ डीसी सप्लाई, ठीक है, टू माय रोटर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं, एंड विच इज बेसिकली फील्ड। ठीक है, एंड फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूसेस ईएफ। ठीक है, या और ईजी, एंड द स्टेटर पे जो हमने सप्लाई प्रोवाइड करी है वो हमें प्रोवाइड कर रही है ई। ठीक है, एंड वी नो व्हाट इज ई एंड व्हाट इज वी। ठीक है, एंड ऑल्सो जब हम इनका फेजर बनाते हैं तो द ई प्रोड्यूस एंड द वी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूसेस द करंट, आर्मेचर करंट बेसिकली। ठीक है, द डिफरेंस इन दिस प्रोड्यूसेस द आर्मेचर करंट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हम स्टार्टिंग जब हम मोटर को करते हैं, यहां मेरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई जो कि 1500 आरपीएम पे इंस्टेंटली रोटेट करने लग जाती है। जब हमने इसको डीसी फील्ड दिया तो डीसी देने के बाद मेरा ये रोटर इनर्शिया के कारण, फील्ड तो मिल गई मेरे को, फील्ड भी जनरेट हो गई, लेकिन ये क्या है? इंस्टेंटली एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, मेरी फील्ड रोटेट कर रही है कंटिन्यूसली, विच इज रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ एनएस। ठीक है, अब ये जो मेरा रोटर है, ये जो मेरा रोटर है, ये
इस फील्ड को लॉक करने की कोशिश करेगा, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, बट इनर्शिया के कारण होगा क्या, इंस्टेंटली अगर मैं बात करूं, लेट अस कंसीडर यहाँ पे मेरा नॉर्थ पोल जनरेट हुआ, ठीक है, कुछ ही सेकंड्स, मिली सेकंड्स के अंदर अंदर ये ट्रांसफर हो गया आगे, एंड यहाँ पे मेरा साउथ है, ठीक है, ये रिपेल होना चाहिए था, तो ये मेरा रोटर कहीं रिपेल होना चाहिए था, लेट अस कंसीडर इस डायरेक्शन में रिपेल होना चाहिए था या इस डायरेक्शन में रिपेल होना चाहिए था, ठीक है, कुछ देर के बाद इंस्टेंटली ये साउथ पोल मेरा यहां शिफ्ट हो गया। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में क्या होंगे, मैग्नेटिकली लॉक होने चाहिए, ठीक है, बट ये प्रोसेस बैकवर्ड जा रहा है एंड ये प्रोसेस आगे जा रहा है, ठीक है, यानी ये फील्ड जो है मेरी, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, विद इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स ये ऑपरेशन पूरा हो जाता है, कवर हो जाता है। तो रोटर के इनर्शिया की वजह से मेरे पास इतना फोर्स डेवलप नहीं हो पाता कि ये जो मेरा रोटर है इसके साथ अलाइन हो जाए, ठीक है, तो इसलिए जो सिंक्रोनस मोटर है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रोटर, इट इज नेवर सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है, यानी कि इनर्शिया है जो रोल प्ले कर रहा है अपना, एंड इनर्शिया की वजह से मेरा रोटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ लॉक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्लियर, जब वो लॉक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा रोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमारी स्टार्टिंग की, तो सिंक्रोनस मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, क्लियर, तो क्या वो मेथड्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो स्टार्टिंग मेथड्स क्यों अप्लाई करते हैं, वो इस चीज का रीजन आपको पता लग गया, ठीक है, तो स्टार्टिंग मेथड्स बेसिकली एम्प्लॉय करते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनर्शिया इतना होता है मेरी मशीन का कि वो अपने इनर्शिया की वजह से मैग्नेटिकली लॉक नहीं हो पाती विद माय फील्ड, ठीक है, अब फील्ड तो रोटेट कर रही है, कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, ठीक है, बस क्या है, रोटर स्लिप हो रहा है, यानी वो चल नहीं पा रहा है, तो अब अलाइन करने के लिए अगर मैं किसी तरीके से इसकी रोटर की स्पीड को ns स्पीड पे लेके जाऊं, ठीक है, ns स्पीड या प्लस माइनस कुछ लेके जाऊं, तो ये रोटर मेरा इनर्शिया में आ जाएगा, जिसकी वजह से दिस नॉर्थ पोल इज मैग्नेटिकली लॉक्ड विद साउथ पोल एंड दिस साउथ पोल इज मैग्नेटिकली लॉक्ड विद नॉर्थ पोल। अब ये जो फील्ड बनी है ये कंटिन्यूअसली इस रोटर को अपने साथ घुमाती रहेगी, एंड सिंस वी आर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन इज कांस्टेंट, इसकी वजह से जो रोटर है मेरा कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करेगा, तो इसलिए सिंक्रोनस मोटर्स ऑलवेज ऑपरेट एट कांस्टेंट स्पीड विच इज 120 F/P, ठीक है, अब अचानक से क्या होगा, अगर मैं इस रोटर को थोड़ा सा लोड डाल दूं, तो लोड डालने के बाद होगा क्या, ये नॉर्थ पोल, ठीक है, मैकेनिकल टॉर्क फील करेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से मेरा जो रोटर होगा वो थोड़ा सा स्लिप हो जाएगा, यानी कि थोड़े से डिफरेंस पे आ जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड यहां पे हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये जो डिफरेंस कहलाता है, दिस डिफरेंस क्रिएट्स माय डेल्टा, ठीक है, जितना ज्यादा मैं लोड डालूंगा उतना ज्यादा रोटर मेरा लैग होते चले जाएगा, ठीक है, एंड अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा लैग हो गया, तो 90 डिग्री से ज्यादा का मतलब ये है, ठीक है, यहां पे हमने देखा था दिस वाज एक्स क्यू, क्वाड्रेचर एक्सिस पे रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, एंड एज अ रिजल्ट मेरा रोटर 90 डिग्री के बियॉन्ड लैग करता ही चले जाएगा, तो इसलिए ऑपरेटिंग रीजन 0 to 90 डिग्री होता है किसी भी मशीन का, ठीक है, क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। अब यस सर। अब मुझे स्टार्टिंग करनी है, मेरी मोटर, मेरे को पता लग गया मेरी प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज द टू मेथड्स, या तो मैं किसी तरीके से रोटर को सिंक्रोनस स्पीड के पास लेके जाऊं और से छोड़ दूं, ठीक है, उसके बाद मेरी फील्ड उस रोटर को
रोटेट करती रहेगी, ठीक है। एंड अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी जो इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, दैट इज सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। एंड सेल्फ स्टार्टिंग है एंड इट ऑलवेज रोटेट। अगर मेरी 1500 आरपीएम पे मेरी फील्ड रोटेट कर रही है तो दैट मोटर ऑलवेज रोटेट समवेयर अराउंड 1400 1460 आरपीएम, यानी 1460 आरपीएम पे हमारी मोटर रोटेट करती है, विच इज वेरी वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड, है ना। तो अगर मैं एक मोटर से इस 1460 आरपीएम तक मैं अगर मोटर को लेके जाऊं एंड वहां पे मैं इसको छोड़ दूं तो मेरी मोटर इस गैप को आसानी से फुलफिल कर लेती है, ठीक है। एंड उसके बाद मेरी सिंक्रोनस मोटर इज मैग्नेटिकली लॉक्ड विद 1500 आरपीएम, ठीक है। तो स्टार्टिंग मेथड्स मेरे क्या हो गए, दो मेथड है। पहला मेथड होता है हमारा यूज ऑफ एक्सटर्नल प्राइम मूवर, एक्सटर्नल प्राइम मूवर, ठीक है। यानी कि कोई एक्सटर्नल चीज ली मैंने, एक्सटर्नल डिवाइस ली, उसको कपल कराया एंड उसके बाद मैंने मोटर को मतलब मशीन को रोटेट करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही मेरी मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच गई, उस सॉरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंच गई, मैंने उस मोटर को हटा दिया वहां से। उसके बाद मेरी मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती रहेगी। क्लियर। तो ये है मेरा पहला मेथड। दूसरा मेथड है यूज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग्स। ये एक नई चीज है, ठीक है, आप लोगों के लिए। डैम्पर वाइंडिंग्स क्या है, इंडक्शन मशीन जब पढ़ते हैं तो भी हम ये डैम्पर वाइंडिंग्स पढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक स्क्विरल केज। स्क्विरल केज में क्या पढ़ा था आपने, हमारे पास, सॉरी अभी पढ़ा नहीं है, मतलब अभी तक फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा ही होगा इतना तो, ठीक है। स्क्विरल, जैसे स्क्विरल केज में होता है, जो जी सर। रोटर जो होता है वो इस तरीके से डेवलप किया जाता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे कंडक्टर बार्स, ऐसा ही है ना, दिस इज कंडक्टर बार्स, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली एंड रिंग्स, ठीक है। स्क्विरल केज मोटर मेरी सेल्फ स्टार्टिंग होती है, मैं इसको जैसे ही सप्लाई दूंगा, एक फील्ड दिया मैंने, वो फील्ड रोटेट कर रही है, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। यहां से आई, नीचे आई, देन अपवर्ड्स। तो जब वो रोटेट कर रही है तो एक मान लेते हैं, एक जो रोटर है वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यानी करंट यहां से ट्रैवल करेगा, यहां से वापस आ जाएगा। तो कंप्लीट सर्किट आपको मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ करंट यहां से भी जा सकता है और यहां से लौट के आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस पाथ्स कंडक्टर में बने रहते हैं, ठीक है। एंड जब ये कर बना रहेगा तो यहाँ पे ये भी फ्लक्स डेवलप करेगा, तो ये फ्लक्स इंटरैक्ट करेगा दूसरे फ्लक्स के साथ, जिसकी वजह से मेरी टॉर्क प्रोड्यूस होती है एंड द मशीन इज सेल्फ स्टार्टिंग। सिमिलर केस इज विद डैम्पर वाइंडिंग्स। डैम्पर वाइंडिंग्स क्या है, इसी तरह का स्ट्रक्चर, कुछ स्क्वायरल केज टाइप का स्ट्रक्चर ही हम जो रोटर है हमने जो पहले बनाया हुआ है उसी रोटर के ऊपर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि हमारे पास 4 पोल रोटर है, ठीक है। इस टाइप से मेरे पास एक रोटर है। अब मैंने क्या किया, इसके सारे फेसेस के ऊपर मैंने स्लॉट्स बना दिए,
ठीक है, इन सारे स्लॉट्स पे मैंने कंडक्टर बार्स को प्लेस कर दिया एंड यहां पे मैंने एक एंड रिंग लगा के इन्हें शॉर्ट कर दिया। ठीक है, लेट दिस बी नॉर्थ साउथ। ठीक है, दिस इज शाफ्ट, कहीं बीच में शाफ्ट है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, एक सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, एक केज टाइप स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इस पोल फेसेस के अंदर कंडक्टर्स हो गए एंड कंडक्टर्स, ठीक है, एंड इन कंडक्टर्स को हम कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग्स। डैम्पर वाइंडिंग्स। ठीक है, हालांकि ये इंडक्शन मोटर पे भी आपको ऑब्जर्व करने को मिल सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों मिलते हैं, बट सिंक्रोनस मोटर पे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ऑलवेज। ठीक है, रीजन क्या है, उनको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए। अब क्या है, सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे मेरी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रोटेट होती है, सेम वही प्रिंसिपल इंडक्शन का यहाँ पे भी फॉलो हो सकता है। जब ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे कोई फ्लक्स आएगा, इंटरैक्ट करेगा, एंड दिस इंटरैक्शन ऑफ फ्लक्सेस प्रोड्यूसेस द टॉर्क in the similar fashion as that of induction motors। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर के तौर पे ये मेरी मोटर स्टार्ट होगी। तो ये जो स्लॉट फेसेस पे, मतलब सॉरी, दिस पोल फेसेस पे जो मैं ये स्लॉट्स डेवलप करता हूं, इस स्लॉट्स के अंदर जो मैं कंडक्टर प्लेस करता हूं, दैट कंडक्टर या दैट वाइंडिंग बेसिकली इज नोन एज डैम्पर वाइंडिंग्स। एंड इसका यूज क्या है, सबसे ज्यादा यूज इसका है, हमारा डैम्पर वाइंडिंग्स का सबसे ज्यादा यूज होता है जब हम या तो मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं, या एक प्रोसेस आगे आप थोड़ा सा पढ़ोगे, दैट इज नोन एज हंटिंग, हंटिंग के टाइम पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डैम्पर वाइंडिंग्स को बनाया जाता है स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स एज वेल एज द फिनोमेना हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो डैम्पर वाइंडिंग्स, तो हमने क्या किया, हमने स्लॉट फेसेस पे डैम्पर वाइंडिंग लगाए एंड इन द सिमिलर फैशन जैसे मेरी इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो रही थी, उसी तौर पे मैं इस मोटर को स्टार्ट करता हूं। वंस दिस मोटर रीचेस ऑलमोस्ट अप टू द सिंक्रोनस स्पीड, तब तक तो मेरी ये मोटर वाइंडिंग एक्टिव रहती है। जैसे ही ये सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचती है, तो आप ध्यान दो, इंडक्शन मोटर जब सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचेगी तो व्हाट इज द स्लिप, स्लिप ns माइनस nr अपॉन ns, nr इज इक्वल टू ns, इसका मतलब स्लिप इज इक्वल टू 0। अगर स्लिप 0 हो जाएगी तो नो ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन दीज कंडक्टर्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट अपने आप ही डैम्पर वाइंडिंग मेरी ऑब्सोलीट हो जाएगी, होते हुए भी मेरी वो वाइंडिंग वर्किंग स्टेट में नहीं होगी। तो इसलिए मैंने क्या है, डैम्पर वाइंडिंग्स का सबसे ज्यादा यूसेज होता है। क्यों, क्योंकि इन वाइंडिंग्स की हेल्प से हम मशीन को स्टार्ट भी कर पाए एंड ड्यूरिंग द फुल स्पीड ऑपरेशन इन वाइंडिंग को हमने अपने आप ही ऑब्सोलीट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए डैम्पर वाइंडिंग्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम फॉर स्टार्टिंग पर्पस। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया? सर एक बार और बता दो। देखो, यस सर। स्टार्ट, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सिंक्रोनस मोटर की है स्टार्टिंग की। ठीक है, मशीन को स्टार्ट कैसे किया जाए, क्यों, क्योंकि जो मेरी मोटर का इनर्शिया हो, सॉरी रोटर का जो इनर्शिया होता है वो अच्छा खासा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पर वाइंडिंग भी है, रोटर मटेरियल भी है, बाकी सारी चीजें भी हैं। तो हम मोटर को उस इनर्शिया से ओवरकम नहीं कर पाते। तो अगर ओवरकम हो जाएगा तो मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें किसी भी तरीके से उस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको या तो हम किसी एक्सटर्नल प्राइम मूवर से, बाहर कोई दूसरी मोटर से हम उसको लगभग लगभग सिंक्रोनस स्पीड के पास लाके छोड़ दें। उसके बाद तो मेरी मोटर में इनर्शिया आ गया, वो अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे धीरे 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 पहुंच जाएगी एंड पहुंचने के बाद मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगी। क्लियर, तो ये मेथड है बाय यूजिंग एक्सटर्नल प्राइम मूवर। एक एक्सटर्नल सोर्स लिया जिससे हमने मोटर को सिंक्रोनस स्पीड के क्लोज बाय में ले जाके छोड़ दिया। ठीक है, डिटैच कर दिया मोटर को, जब वो पहुंच गई अपना चलती रहेगी और
मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड में कुछ देर के अंदर। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है बाय यूज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग्स। सबसे पहले डैम्पर वाइंडिंग होता क्या है? डैम्पर वाइंडिंग्स जब हमने फील्ड वाइंडिंग बनाई थी, फील्ड वाइंडिंग के पोल फेसेस पे, एक मिनट बेटा, तो डैम्पर वाइंडिंग्स में क्या है, हम जो ये पोल फेस है, इस पोल फेस के ऊपर हमने स्लॉट्स बनाए हैं छोटे छोटे, एंड इन स्लॉट्स के अंदर हमने जैसे स्क्वायरल केज में बार्स, कंडक्टर बार्स डाले थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या किया, कंडक्टर बार्स को डाला है। ठीक है, एंड वो कंडक्टर बार डालने के बाद हमने विद द हेल्प ऑफ बाहर एक्सटर्नली वी हैव शॉर्ट सर्किटेड द बार्स। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी ये जो वाइंडिंग बनी है इसको मैं कहता हूं डैम्पर वाइंडिंग। अब दिस exactly works in the same phenomenon just like the induction motor does। ठीक है, यानी क्या होगा, ये कंडक्टर्स मेरे शॉर्ट सर्किट हैं, यहां पे मैं कोई भी सोर्स दे नहीं रहा हूं, तो जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो होगी बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड फील्ड इसके लिए क्या हो गई, द सप्लाई रोटेटिंग जो आरएमएफ डेवलप हुई है। ठीक है, वो फील्ड डेवलप करेगी इसके अंदर द वोल्टेज ईएमएफ, एंड वो ईएमएफ इन कंडक्टर्स में करंट ट्रेवल कराएगी जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एंड वो फ्लक्स वापस से रोटेटिंग आरएमएफ से इंटरैक्ट करेगा जिससे मेरी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग हो जाएगी, जस्ट एज द केस ऑफ दिस, सेम इन द सेम फैशन रिलेटेड टू इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, तो हम डैम्पर वाइंडिंग की हेल्प से सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन प्रिंसिपल पे रोटेट कराते हैं एंड ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड ले जाके हम छोड़ देते हैं, जिससे मेरी मोटर जो है वो कंटिन्यूअसली स्पीड पे रोटेट करती है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है बेटा ये चीज? हेलो, यस सर। ये चीज क्लियर हो गई? व्हाट इज डैम्पर वाइंडिंग? डैम्पर वाइंडिंग क्या है? डैम्पर वाइंडिंग्स इन स्लॉट्स में हम जो वाइंडिंग प्लेस करते हैं पोल फेसेस के ऊपर, ठीक है, उस वाइंडिंग को हम डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। इट इज बेसिकली यूज फॉर स्टार्टिंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, आप दो जगह यूज कर सकते हो, या तो स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, या फिर एक प्रोसेस और होता है दैट इज नोन एज हंटिंग। हंटिंग में भी इस चीज का यूज कर सकते हैं। हंटिंग में क्या होता है, ऑसिलेशंस आते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, इस मशीन पे मैं अचानक से लोड डाल दूंगा, ठीक है, जब मेरी ये मशीन पे अचानक से हैवी लोडेड हो जाएगी, तो रोटर अगर मेरा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली, इस पे मैंने अचानक से शाफ्ट पे क्या किया, लोड डाल दिया, अचानक से ये रोटर मेरा स्लो हो जाएगा। ठीक है, फील्ड तो अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रही है, वो तो अपना रास्ता नहीं डेविएट करेगी बिल्कुल भी, बस ये रोटर स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे ये मेरा रोटर स्लो डाउन हुआ, अब एडिशनल करंट विल बी सप्लाइड थ्रू माय फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, यानी जो डीसी सप्लाई आप दे रहे थे, इसको हम एडिशनल डीसी सप्लाई देंगे, जिससे ये रोटर मेरा अचानक से एक्सेलरेट करेगा। तो अगर मेरी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एनएस स्पीड से रोटेट कर रही है, तो इसके पास लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एनएस स्पीड से थोड़ा सा ऊपर ट्रैवल कराना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस से ये एनएस स्पीड से ज्यादा ट्रैवल करने लगता है, एंड जब ये इससे आगे निकल जाती है तो ये वापस पीछे, तो एक फाइनल पोजीशन पे इसका आगे पीछे होना इज नोन एज हंटिंग। ठीक है, हालांकि ये एनएस स्पीड से तो रोटेट कर ही रहा है रोटर, बट उसके साथ साथ आगे पीछे भी रोटेट होता है। ठीक है, तो
उस टाइम पे या तो जो जनरेटर्स होंगे जो वोल्टेज डेवलप करते हैं उसमें आती है पावर स्विंग्स। देखा होगा आपने, कई बार ऑब्जर्व भी करा होगा, कभी वोल्टेज ज्यादा कभी कम, ज्यादा कम ज्यादा कम होती है जनरेटर्स के केस में। ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाता है हंटिंग। ठीक है, जब एनएस स्पीड से रोटेट होते हुए मेरा रोटर आगे पीछे मूव होता है ऑफ माय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आरएमएफ। ठीक है, आरएमएफ के आगे पीछे होता है, उसको हम कहते हैं हंटिंग। एंड हाउ टू अवॉइड इट, जैसे ये रोटर, ये जो बार्स है सिंक्रोनस स्पीड से नीचे आएंगे, जैसे ही ये सिंक्रोनस स्पीड से नीचे होता है, ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस में अगर मैं इस सिंक्रोनस स्पीड से नीचे लेके गया तो देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्लिप, तुरंत स्लिप आ जाएगी। एंड स्लिप आते ही these conductor bars start generating some EMF and hence producing a torque। ठीक है, तो इंडक्शन की वजह से भी आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एज वेल एज सिंक्रोनस एक्शन की वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो वो डबल टॉर्क प्रोड्यूस करके इस रोटर को बहुत तेजी से कंपनसेट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को डैम्पर वाइंडिंग सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है इस चीज के लिए। ठीक है, तो डैम्पर वाइंडिंग का बेसिकली दो पर्पस हैं लगाने के, एक तो स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टिंग बनाना सिंक्रोनस मोटर को, और दूसरा हंटिंग प्रोसेस को रिड्यूस करना। ठीक है, टू रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ हंटिंग। तो इसी से कनेक्टेड टर्म अगर या कनेक्टेड फिनोमेना हम देखते हैं, व्हाट इज हंटिंग। ठीक है, हंटिंग इज बेसिकली, आपको जैसे मैंने बताया था, फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट के टू एंड फ्रो होना, दैट इज नोन एज हंटिंग। ठीक है, तो हंटिंग इज अ फेनोमेनन वेयर, जहां पे द रोटर इज मतलब rotates at a speed, synchronous speed, but it maintains a to and fro motion about this speed। आगे होना पीछे होना ये चीज प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, एंड कॉजेज ऑफ हंटिंग क्या चीज है, मतलब क्यों ऐसा ये हंटिंग होता क्यों है। हंटिंग होने के बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, अचानक से अगर मैं मशीन को हैवीली लोड कर दूंगा तो भी मेरा हंटिंग होगी। ठीक है, सेकेंड थिंग, अचानक से कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया मशीन पे तो अचानक से पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है हंटिंग का। ठीक है, थर्ड, अगर मैं किसी तरीके से फील्ड, मैंने जो मशीन बनाई चल रही है मेरी, रोटेट कर रही है, गलती से कहीं ऐसा हुआ कि जो उसकी फील्ड वाइंडिंग हम एक्साइट कर रहे थे वो फील्ड वाइंडिंग की सप्लाई अचानक से बंद हो गई, तो दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम हंटिंग्स, आगे पीछे होने लगेगी। ठीक है, या फिर जो मैं इस मशीन पे लोड दे रहा हूं, ठीक है, अगर अचानक से वेरिएशंस होने शुरू हो जाए तो वो भी इट इज अ प्रोसेस ऑफ हंटिंग। तो हंटिंग के तीन चार मेथड, मतलब व्हाई एक्चुअली हंटिंग अकर्स, ये तीन चार रीजंस की वजह से होती है। पहला सबसे ज्यादा प्राइम रीजन यही होता है कि हम किसी भी मशीन पे अचानक से लोड डाल देते हैं, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत इट कैन हैंडल, ठीक है, बट अचानक से बहुत एक्सेसिव अमाउंट में जब हम लोड डालेंगे, लोड चेंजेस बहुत ज्यादा लेके आएंगे। जैसे मान लिया मेरी मशीन की कैपेसिटी थी 100 मेगावाट्स, ठीक है, आई वॉज इनिशियली ऑपरेटिंग एज एट 20 मेगावाट। ठीक है, एंड कुछ देर के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे अचानक से 60 मेगावाट ऑफ सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो अचानक से मैं एकदम से इतना डीप इंक्रीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं इतना इंक्रीमेंट एकदम से लेके जाऊंगा तो मेरी मशीन भी फेल हो जाएगी। ठीक है, एज पर इक्वल एरिया क्राइटेरियन। ठीक है, ये आपको भी पता है, इक्वल एरिया क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग भी ये मेरी मशीन फेल हो सकती है। ठीक है, वो हम शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा, 6th सेम में पढ़ोगे आप नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो छोड़िए, अभी फिलहाल छोड़ते हैं। तो हम क्या है, हम इसको इतना चेंज नहीं दे सकते मशीन को, हम स्टेप्स में लेके जा सकते हैं, 20 मेगावाट से 30, देन 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरीके से लेके जाएंगे तो दैट इज रिकवरेबल। लेकिन अगर हम एकदम से इतना दे देंगे लोड, तो एक साथ ही
जो मेरी जो मशीन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तो इंस्टेंटली डेवलप कर लेगी, हमारा मैग्नेटिक वो मैकेनिकल टॉर्क इतनी आसानी से डेवलप नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम्स क्या है, स्लो होते हैं। तो इसकी वजह से हमारा रोटर स्विंग्स में चले जाता है, ठीक है, यानी टू एंड फ्रो होना हो, वो चीज कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हंटिंग। क्लियर? एंड इफेक्ट्स ऑफ हंटिंग क्या है? हंटिंग अगर हो गई तो उसका नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नुकसान, सबसे बड़ी चीज क्या है? लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। मशीन मेरी इंस्टेंटली सिंक्रोनिज्म लूज कर देगी, यानी वो एक मशीन पे इतना चेंज 40 मेगावाट, ठीक है, ट्वाइस द चेंज हमने अगर अचानक से अप्लाई किया तो स्विंग्स इतने बड़े हो जाएंगे। पहले तो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये स्विंग्स इतने भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है, एंड थोड़ी देर में ये स्विंग्स बड़े होते जाएंगे एंड अचानक से मेरा रोटर फेल हो जाएगा, ठीक है, एकदम से मेरी मशीन ड्रिप कर देगी अपनी स्पीड को, ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूं कि मेरी मशीन में हंटिंग मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। सेकेंड, देर आर वेरिएशंस इन सप्लाई इन केस ऑफ जनरेटर्स। अगर जनरेटर होगा तो हमें क्या करना था? कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करनी होती है एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। हम अगर 220 वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो हमें 220 वोल्टेज कंज्यूमर एंड पे सप्लाई करनी होती है, ठीक है। अगर जनरेटर्स में फ्लिकर आएंगे तो अलोंग साइड कंज्यूमर्स पे भी हमारा ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अगर सर्किट इंपीडेंस कुछ इस सर्किट इंपीडेंस अगर मैच कर गया, ठीक है, हंटिंग की वजह से सर्किट इंपीडेंस मैच हो गया, यानी ये जो ऑसिलेशंस हो रहे सर हैं इसमें ये इम्पीडेंस कहाँ से जाएगा? क्या बेटा? इसमें इम्पीडेंस कहाँ से मैच हो जाएगा? ये तो खाली रिएक्टेंस होता है, इसमें तो मोटर के केस में तो रिएक्टेंस ही कंसीडर करते हैं, तो इम्पीडेंस कैसे हो जाएगा? बेटा इंपीडेंस मैच होना, इंपीडेंस में आर और एक्स दोनों ही चीजें आती हैं। सर जब हमारी मोटर ओनली रिएक्टिव लोड पे काम करती है तो हम कैसे काउंट कर लेंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने क्या दिया इम्पीडेंस, मैं इम्पीडेंस को विकास, कैसे कंसीडर करूँ? जी सर। विकास हमने 90% ऑफ द केसेस में रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट किया हुआ है, लेकिन जब भी ट्रांसमिशन लाइंस की बात होती है तो वहां पे इंपीडेंस मैच नहीं, सॉरी रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। मैं एंटायर पावर सिस्टम की बात कर रहा हूं, जहां से जनरेशन हुआ अप टिल माय कंज्यूमर एंड, ठीक है, वोल्टेज जहां मैंने जनरेट की है पावर स्टेशन से एंड उसने जहां तक सप्लाई करी है, अगर ऐसा होगा तो इंपीडेंस मैचिंग का फिनोमिनन ऑब्जर्व हो सकता है। इंपीडेंस मैचिंग का ये मतलब नहीं है केवल रिएक्टेंस भी मैच कर सकता है या रेजिस्टेंस भी मैच हो सकता है, ठीक है। अगर इंटायरली रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टेंस मैच होगा, ठीक है, कहां से फिर इंपीडेंस आएगा? लेकिन अगर केस आएगा इंपीडेंस का, तो इंपीडेंस भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का केस आएगा, तो वहां पे आप इंपीडेंस ही तो लिखोगे या अलग अलग लिखोगे कि नहीं सर मैं इंपीडेंस? सर हमने हमने ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा, वहां हम इम्पीडेंस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि लोड रेजिस्टिव और इंडक्टिव हमें कंफर्म नहीं रहता, इसलिए हम दोनों को कंसीडर करते हैं। लेकिन मोटर के केस में तो हमें पता है कि मोटर हमारी इंडक्टिव है, लोड हमारा इंडक्टिव है, फिर वाई वी कंक्लूड रेजिस्टेंस? हम रेजिस्टेंस को लेंगे ही क्यों जब हमें पता है कि लोड हमारा बेटा इंडक्टिव है? मैं बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू द पावर सिस्टम। केवल मशीन अपने आप नहीं चलेगी, मोटर अपने आप नहीं चलेगी, सप्लाई कौन देगा? कौन दे रहा है सप्लाई? पावर सिस्टम से कहीं से तो आ रही होगी, जी सर। जहां से आ रही है सप्लाई वहां से लेके उस मोटर तक भी तो इंपीडेंस होगा। तो सर वो इम्पीडेंस हमारे उसका हमारी मोटर से क्या लेना देना? हमारे लिए तो सिर्फ एक मोटर है, जिसके लिए हम क्या नाम है सप्लाई जब हम कंसीडर करेंगे तो वो मोटर एज एक लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करेगी।
लीडिंग पावर फैक्टर की तरह नहीं होती है काम। आप सिंक्रोनस मोटर को लीडिंग एज वेल एज लैगिंग किसी भी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर सकते हो। मैं अभी वो डिस्कस करूंगा, एक्साइटेशन पे बेस्ड है वो चीज, ठीक है। अभी हम एक्साइटेशन प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे तो उस चीज में मैं ये चीजें डिस्क्लोज करूंगा कि कैसे आप सेम मोटर को लीडिंग एज वेल एज लैगिंग एज वेल एज यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर सकते हो। जहां पे यूनिटी पावर फैक्टर की बात हो गई वहां केवल क्या होगा, ना तो इंपिडेंस होगा, ठीक है, वहां केवल क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। यस और नो? यूनिटी यस पावर सर। फैक्टर का मतलब क्या है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। इसका मतलब क्या है, जो लोड है दैट इज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस नाइदर एज रिएक्टेंस, ठीक है। बट अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे, प्रैक्टिकल में क्या है, देयर इज सम इंपिडेंस, देयर इज सम रिएक्टेंस, ठीक है। इन प्रैक्टिकल देयर इज यस सर। सम इंपिडेंस, देयर इज सम रेजिस्टेंस एंड देयर इज आल्सो रिएक्टेंस, ठीक है। तीनों ही चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, बट इट्स ओनली द फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड एज, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है, कैसा लगता है और क्या होता है, यस ये दोनों ही चीजें डिफरेंट है बेटा। पावर सिस्टम में क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसी कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में बैकग्राउंड में चाहे जो भी कंडीशन हो, ठीक है। अगर मैं यहां पे कहता हूं यस आई एम हैविंग अ ओके सर। रेजिस्टेंस 2 ohm and I am having a reactance of J2 ohm as well as I am having a capacitive load of minus J2 ohm, तो what is the condition actually, करंट क्या होगा, यहां से जो करंट होगा वो कैसा होगा, इंडक्टिव, रिएक्टिव, कैसा होगा करंट, बताओ। सर रजिस्टिव ही होगा। रेजिस्टिव होगा ना, रजिस्टिव क्यों, ही होगा। दोनों का इफेक्ट जीरो हो गया। ये दोनों। हाँ यस। बट क्या आप ये कह सकते हो कि यस दिस सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव, सर ये तो डिपेंड करता है ना कि हमारी कौन सी वैल्यू ज्यादा है। अगर मान लीजिए हमारी वैल्यू क्या नाम है इसकी ज्यादा रहती है, इंडक्टिव वैल्यू ज्यादा रहती, तो हमारा सर्किट इंडक्टिव होता। हाँ, मैं अगर यहाँ पे अगर इंडक्टिव वैल्यू इसको मैं 3 कर दूं तो मेरे को यहाँ ऑब्जर्व होगा एज इंडक्टिव लोड, ठीक है, थोड़ा बहुत इंडक्टिव लोड बन जाएगा। बट प्रैक्टिकली अगर मैं कंडीशंस की बात करूं कि यस आई एम ड्राइंग अ यूनिटी पावर यूपीएफ यूनिटी पावर फैक्टर करंट, ठीक है, अगर मैं यूनिटी पावर फैक्टर करंट डेवलप करा रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि केवल यहाँ रेजिस्टेंस है सर्किट में, बताओ। मेरे को केवल इस डिसीजन दो आप, केवल आप ये कह सकते हो दैट दिस करंट, अगर मैं यहाँ V एंगल 0 है, मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज I एंगल 0 डिग्री, तो ये 0 लगा दिया, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो फेज डिफरेंस, इट दिस सिंपली मीन्स दिस सर्किट इज रेजिस्टिव। कैन आई से दिस थिंग? यस सर। नहीं कह सकते बेटा, क्यों, क्योंकि आपके पास सर रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो नहीं है, ये भी रोल प्ले कर रहे हैं, व्हाई एंड हाउ। अगर आप देखोगे दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 2 ओम, ठीक है। अगर आप इसको लिखोगे दिस इज 2 प्लस 2 माइनस दिस, ठीक है। तो करंट डेवलप किसकी वजह से हुआ, करंट डेवलप हुआ इस रेजिस्टेंस की वजह से। हालांकि ये करंट यहां भी गया, यहां भी गया, क्या ये रोल प्ले नहीं करेगा, कोई एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, बताओ क्या सर ये, एक बात तो बताओ, जब हम हाँ सर बताओ। जब हमारे एंगल है ये जो हमारे इनके एंगल है, क्या वो भी सेम होंगे फिर, जो इंडक्टिव और ऑब्वियस, कैपेसिटिव के हैं वो भी तो सर जब हमें तो इतना हमने तो ये पढ़ा है कि सर जहाँ पे ये लिखा होता है, बेटा ये खाली ये लिखा है तो इसका भी जीरो आ जाएगा। आप इसका फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम क्या बनेगा, दिस इज V, दिस इज IR, ठीक है। अगर ये फाई मतलब लेटस IL एंड IC, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड दिस, अगर मैं टोटल इवेल्युएट करूं करंट, टोटल करंट क्या हो जाएगा, वो इसी फेज में होगा, टोटल करंट विल बी I,
यानी ये जो करंट डेवलप हो रहा है उसके कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, मैं इसको डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है, इसके कई कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, जो IL के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, IC के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है, बट what I will be observing is this and this and I will be measuring this only, ठीक है, at times, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिंपली वोल्टेज की, अगर यहाँ है VR, यहाँ पे वोल्टेज है VL, यहाँ पे वोल्टेज है VC, तो अगर मैं इसको VL और VC की टर्म्स में तोड़ूं तो ये हो जाएगा मेरा VC, ये हो जाएगा मेरे पास VL एंड ये हो जाएगा मेरे पास VR। इन दोनों का इफेक्ट ऐड होके मुझे V देगा, ठीक है, एंड I विल बी, I तो है ही अपना अपनी लोकेशन पे जो भी होगा, ठीक है। तो आइडियली हैपन, ओके सर, आइडियली हैपन ओके समथिंग सर। डिफरेंट, ठीक है। हम केवल बात कर रहे हैं बियॉन्ड द सर्किट, ये कि अगर आप इस चीज को मशीन मान लो, इसके पीछे भी तो कहीं से सोर्स आ रहा है, ठीक है, हम उसका भी इंपीडेंस ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमारे जनरेशन में किसी तरीके से भी इंपीडेंस मैचिंग हो गया, ठीक है, तो जैसे ही मेरा ये इंपीडेंस मैचिंग होगा उस टाइम पे दीज ऑसिलेशन टेंड्स टू इंक्रीज, ठीक है। इंपीडेंस मैचिंग की वजह से अगर एग्जैक्टली यहां तक जो सर्किट का इंपीडेंस था, लेट अस कंसीडर यहाँ पे इंपीडेंस है मेरे पास एक्सेस ऑफ द मशीन, ठीक है, एंड यहाँ पे पावर सिस्टम में जो टोटल इंपीडेंस निकला हुआ है दैट इज आल्सो एक्सेस, यानी कि ये दोनों अगर सेम हो गए, इन केस अगर ये दोनों सेम हो गए, उस केस में हम क्या कहेंगे, इंपीडेंस मैच हो गया, ठीक है, पावर सिस्टम का विद द इंपीडेंस ऑफ द मशीन। अब सेंटेंस क्लियर हुआ कि इंपीडेंस ऑफ द पावर सिस्टम इज मैच्ड विद द इंपीडेंस ऑफ माय मशीन, उस केस में दीज ऑसिलेशंस टेंड्स टू इंक्रीज, लगातार बढ़ते हैं, यस एंड सर। अगर बढ़ेंगे तो मेरी ओके सर। मशीन इट विल फॉल आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म, ठीक है। तो किसी मतलब इफेक्ट क्या है, किसी भी तरीके से मेरी मशीन सिंक्रोनिज्म लूज कर देगी अगर हंटिंग होंगे तो, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता मेरी मशीन, किसी भी मशीन में हंटिंग हो, क्लियर। इसके लिए मैंने क्या किया, डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया, ठीक है, या फिर एक और चीज होती है फ्लाई व्हील्स का यूज, ओके सर। फ्लाई व्हील्स का यूज करते हैं। हमने क्या किया, एक एडिशनल फ्लाई व्हील मोटर के साथ लगा दिया, वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी इंस्टेंटली डेवलप नहीं होती, ना ही वो वेस्ट होती है, तो हमने एक रोटर एक्सेस के साथ फ्लाई व्हील लगा दिया जो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करके रखती है, एंड सिंस इट इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, तो फ्लाई व्हील भी मेरा सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है। अगर एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो फ्लाई व्हील अपना इनर्शिया मोटर के रोटर को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, खुद भी स्लो डाउन हो जाएगा एंड रोटर को भी स्लो डाउन, मतलब जो जितना रोटर स्लो डाउन हो रहा था उतना नहीं होगा, क्योंकि वो एनर्जी आप मैकेनिकल एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हो फ्लाई व्हील से रोटर पे, ठीक है। तो दो तरीके से हम हंटिंग को रिड्यूस करते हैं, बाय यूज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग एंड बाय यूज ऑफ फ्लाई व्हील, ठीक है। चलिए, आई थिंक काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, नहीं हुई हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सेम टॉपिक दोबारा से उठाएंगे, व्हाट इज हंटिंग, ठीक है, एंड वी विल एक्सप्लोर समथिंग एल्स अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो। आपके पास एक क्विज आ गया होगा, हाँ बेटा। सर वो जो आपने क्या नाम है पीडीएफ में हंटिंग को डिस्क्राइब कर रखा है, तो सर हंटिंग 10 नंबर में पूछा जाता है आ एग्जाम में। सकती है, तो अगर 10 नंबर में आती है तो व्हाट इज हंटिंग, कॉजेज ऑफ हंटिंग, इफेक्ट्स ऑफ हंटिंग एंड हाउ टू रिड्यूस हंटिंग, ये सारी चीज एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। क्या है पहले सर वो दरअसल हंटिंग का बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है उसमें, बहुत लंबा है, मैं इसलिए पूछ रहा था, बेटा, वो एक बार देख लेना। हाँ एट टाइम्स अच्छा खासा आ जाता है कंटेंट, हंटिंग के ऊपर अच्छा खासा कंटेंट आ जाता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, आपकी जो सेकंड यूनिट है
उसमें ज्यादा टॉपिक्स नहीं दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है क्योंकि वहां पे ईएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड, वोल्टेज रेगुलेशन, फोरियर ट्रायंगल, बहुत सारी चीजें इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में ज्यादातर थ्योरी पार्ट है, ठीक है, ज्यादातर थ्योरी पार्ट है, क्योंकि आप केवल क्या फिनोमिनन्स पढ़ रहे हो। हंटिंग का फिनोमिनन आपने पढ़ लिया, हंटिंग पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए rather than going for unit 2 आप हाँ कंटेंट पढ़ो। आप 10 लाइन पढ़ोगे तो 4 लाइन लिखोगे, इतना सोचो, ठीक है। सर 10 लाइन में जो आप जो सर उसमें हाँ सिंक्रोनाइजिंग मेथड है, वो क्या नाम है, 2 बल्ब वाले और 1 बल्ब वाले, वो भी करने हैं या नहीं करने हैं? बेटा कर लेना, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल बेसिकली, एंड एक दो बार वो उन्होंने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी डाल दिया है, ठीक है, कि 2 ब्राइट 1 डार्क लैंप मेथड से हम कैसे यस सिंक्रोनाइजेशन सर। करते हैं, ठीक है। तो वो ओके आ सर। जाते हैं पैरेलल ऑपरेशन में। जब हम कराएंगे ना लैब्स में, जब आप विजिट करोगे तो उस टाइम पे मैं ये चीजें एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि वहां पे आप प्रैक्टिकल यूसेज देखोगे इसका। 2 जनरेटर्स चलाओगे ओके अलग अलग स्पीड पे, ठीक है, क्या होगा ओके वहां सर। ऑब्जर्व, ये चीजें मैं ऑब्जर्व करवाऊंगा आप लोगों से। मैं चाह रहा हूं कि जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करो उस ड्यूरेशन में ये चीजें क्लियर हो आपकी। और सर लास्ट और एक चीज और बता दो, बताओ। जो लोड शेयरिंग है अल्टरनेटर का, कैसे लोड शेयरिंग करते हैं, तो वो पूरा करना पड़ेगा सर? मैं अभी डिस्कस नहीं किया उस चीज को, मैंने थोड़ा स्किप किया है, ठीक है। अभी पैर दोबारा से हम करवाओ, पढ़ेंगे यहाँ पे। करवाओगे ना सर उसे तो? हाँ मैं अभी दोबारा से करवाऊंगा बेटा उसको। पैरेलल ऑपरेशन में ओके मैंने केवल आपको बताया है कि कैसे हम करते हैं। अब करने के बाद हमारा होता क्या है, फिनोमिनन्स क्या होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा, ओके सर। ठीक, ठीक है।